तो ईआरसीपी का तोहफा बिना राजनीतिक भेदभाव के आपको राजस्थान के 13 जिलों को देना चाहिए, जो एक संजीवनी साबित होगी राजस्थान के उन 13 जिलों में जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट विधानसभा के अंदर मिले और लोकसभा के अंदर भी 25 सीटें राजस्थान ने चुन के। मांग करता हूं कि अग्निपथ योजना को सरकार वापिस ले। मैं किसानों, गरीबों और मजदूरों को नहीं शामिल करेंगे तब तक देश में सही मायनों में अमृतकाल नहीं हो पाएगा। समझ मोदी जी 1 मिनट समाप्त कर रहा हूं साहब, एक लास्ट पैराग्राफ हो गए ना। देखिए, किसान आंदोलन के समय सरकार ने किसानों के साथ जो समझौता उसके अंदर ये बात करी थी कि किसानों की सारी मांगे मानी जाएगी। दुर्भाग्य से आज तक उस बात में मांग रहेगी कि किसानों की सारी मांगे मान के उस समझौते की क्रियान्वित सरकार करे। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि सभापति पैनल के अंदर आज आप यहाँ विराजे और मुझे बोलने का आपने समय दिया। बहुत बहुत बधाई अप्पा बारने साहब को। सदन में आज 2023-24 के अनुदान की अनुपूरक मांगों में वर्ष 2021 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है। सौदे इस अनुदान मांगों के माध्यम से 1,29,000 करोड़ रुपए से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने की मंजूरी सदन के माध्यम से मांग की गई है। इस चर्चा को लेकर जब मैं समाचार पत्रों में डिजिटल एडिशन को देख रहा था, उसमें बात सामने आई कि संसद में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रस्ताव में 58,378.21 करोड़ रुपए का कुल नकदी व्यय शामिल है। अतिरिक्त व्यय में खाद सब्सिडी पर 13,351 करोड़ रुपए का खर्च भी शामिल है। सौज महोदय, चूंकि खाद की सब्सिडी की बात आई तो हम राजस्थान चाहते हैं। डीएपी यूरिया को लेके बहुत बार खाद की कमी भी आ जाती है, हम ये बात भी करते हैं, प्रयास सरकार का रहता है, लेकिन फिर भी आए दिन खाद की जितनी सब्सिडी मिल रही थी उतनी सब्सिडी में नहीं मिल रही है। किसानों पर लाठीचार्ज की घटनाएं होती है, किसानों पर मुकदमे दर्ज होते हैं। तो मेरी मांग रहेगी कि हर साल उर्वरकों की किल्लत से किसानों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मांग के क्रम में आपूर्ति समय पर आप लोग निर्धारित करें ताकि खाद की किल्लत किसानों के सामने और अतिरिक्त सब्सिडी किसानों को मिले। दूसरा मेरा सिंचाई और पेयजल का है। मैं जिस स्टेट राजस्थान चाहता हूँ, पंजाब राज्य से राजस्थान की नहरों में सिंचाई का पूरा पानी नहीं मिला। आए दिन आंदोलन राजस्थान के अंदर होते हैं, कई बार किसानों ने सीने पर गोलियां भी खाई और अपने हक और अधिकार की लड़ाई राजस्थान के किसान लड़ रहे हैं। सौदी महोदय, ये रसायन युक्त पानी पीने का पानी है, वो भी पंजाब से राजस्थान के करीब 12-13 जिलों के अंदर आ रहा है और एक ट्रेन चलती है वहाँ से। उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन, जहाँ ज़्यादातर कैंसर के मरीज आते हैं। वो रासायनिक जो उर्वरक रासायनिक लुधियाना की फैक्ट्रियों का गंदा पानी जाता है इंदिरा गांधी नहर के अंदर, और वो पीने का पानी राजस्थान के कई जिलों में जाता है। तो इसके लिए सरकार प्रयास, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा प्रयास करें कि उस ढंग से साफ सुथरा पानी राजस्थान के प्रत्येक इलाके के अंदर आए। ये हमारी बड़ी डिमांड है। राजस्थान राज्य के जल विवादों की तरफ भी आकर्षित करना चाहूँगा। वर्ष 1981 में रावी व्यास नदियों के जल बंटवारे समझौते के अनुरूप आज भी राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। 41 वर्षों से ये बात राज्य सरकारों और केंद्र में रही सरकारों की कमजोर इच्छा शक्ति के कारण लंबित है। समझ मोदी, यमुना बेसिन राज्य से हुए समझौते के अनुरूप भी राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा है और पूर्वी राजस्थान के 13 जिले जिनमें पेयजल और सिंचाई से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग लंबे समय चली आ रही थी। प्रधानमंत्री जब राजस्थान के चुनाव के अंदर गए, उससे पहले भी गए, तब उन्होंने कहा था कि हम जल्दी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे सिंचाई और पीने के पानी की। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार को उस समय हवाला दिया, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बन गई, दिल्ली में सरकार है। तो ईआरसीपी का तोहफा बिना राजनीतिक भेदभाव के आपको राजस्थान के 13 जिलों को देना चाहिए, जो एक संजीवनी साबित होगी राजस्थान के उन 13 जिलों में जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट विधानसभा के अंदर मिले और लोकसभा के अंदर भी 25 सीटें राजस्थान ने चुन के एनडीए गठबंधन को दी थी। सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि शासन के नीतिगत निर्णय का लाभ वास्तव में समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिल रहा है नहीं, क्योंकि सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को ऐसा लगता है कि केवल भाषण में ही बड़ी बातें करने से देश का भला हो जाएगा। किसान, गरीब, मजदूर, रेहड़ी चलाने वाले लोगों के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा। सौदी महोदय, सेना में प्रवेश लेना हमारे देश में गौरव का विषय माना जाता है। लोग सेना में इसलिए जाते थे रोजगार के लिए नहीं, वो एक जज्बा उनका 62, 65, 71 कारगिल की लड़ाइयाँ, आज़ादी से पहले की लड़ाइयाँ, और जो रेजिमेंट सेना के अंदर बनी हुई है, जाट रेजिमेंट है, आपकी राजपूताना राइफल है, सिख रेजिमेंट है, और हमने और भी मांग करती है गुजर रेजिमेंट बने, आई रेजिमेंट बने, जो जातियाँ लड़ना चाहती है और नौजवानों के अंदर एक इच्छा होती है कि हम सेना के अंदर जाकर देश के लिए समर्पित होंगे। लेकिन अग्निपथ जो योजना आई,
उसका हमने बार बार यहाँ विरोध किया, ऑल पार्टी मीटिंग में विरोध किया। 4 साल के लिए जो संविदा पे सेना को ठेके पे दिया, मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं मांग करता हूँ कि अग्निपथ योजना को सरकार वापस ले, नहीं तो लोकसभा चुनाव के अंदर इनके गले की ये फांस बढ़ सकता है। ये मेरी मांग सरकार करेगी और इसको लेकर हमने लगातार आंदोलन किया, आगे भी हम करेंगे। महंगाई से आम आदमी सर्वोच्च मोदी त्रस्त है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का प्रत्यक्ष असर महंगाई पर पड़ा। एनडीए की सरकार 2014 के अंदर जब बनी थी, तब ऑयल की कीमतों को देखकर अब तक के सफर पर नजर डालना स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। क्रूड ऑयल उस समय महंगा था, अब सस्ता है, उसके बावजूद बढ़ी हुई डीजल पेट्रोल की कीमतें लोगों को देनी पड़ रही है। मेरी मांग है घरेलू गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम किया जाए, महंगाई कम करने के ठोस उपाय किए जाए। सभापति महोदय, बेरोजगारी देश के अंदर बहुत प्रमुख मुद्दा है। भारत सरकार ने बताया कि 9 लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हैं और केंद्र के मंत्रालय विभागों में मेरी मांग है कि सरकार रिक्त पदों के नवीनतम आंकड़े जारी कर जल्द से जल्द नियमित भर्ती के माध्यम से भरने की दिशा में कदम उठाएं। केंद्र एक ऐसी नीति बनाए, राज्य सरकारें भी नियमित भर्ती से ही रिक्त पदों को भरे, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में बढ़ता निजीकरण देश के युवा वर्ग के लिए चिंता का विषय। सौदे मेरा एक सुझाव है, जब तक हम सीमेंट फैक्ट्रियों, उद्योगों, रिफाइनरी जैसे क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 80% रोजगार देने की नीति नहीं बनाएंगे, तब तक फ्लाइंग नहीं रुकेगा और बेरोजगारी की जो समस्या समाधान में होगा, स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। कुछ मेरी प्रमुख मांगे सभापति महोदय, कृषि की बढ़ती लागत और फसलों की गैर लाभकारी कीमतों के कारण मेरे प्रदेश राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों के किसान कर्जे के तले दबे हुए। आपका भी प्रयास रहा, हमने भी प्रयास किया, कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा मिली। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करें। जिस तरह पिछले 15-16 साल के अंदर धन्ना सेठों का कर्जा माफ हुआ है 5 लाख करोड़ से ज्यादा, वो तो राजस्थान और देश के किसान का कर्जा माफ हो। एमएसपी पर किसान की पूर्ण उपज खरीदने का गारंटी कानून बनाया जाए। जो फसलें एमएसपी के दायरे में उनकी समय पर खरीद नहीं हो पाती, इसकी समय पर खरीद शुरू करने तो प्रभावी नीति बनने की जरूरत है। सभापति महोदय, अरुण जेटली जी जब वित्त मंत्री थे तब उन्होंने राजस्थान में शुष्क कृषि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की, पर तो घोषणा आज तक पूरी नहीं हो पाई। इस पर सरकार को ध्यान दे। तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र नागौर में सरकार से सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलने की मैं मांग करता हूँ। मेरे से पूर्व कई मान्य सदस्यों ने जातिगत जनगणना की मांग करी। महोदय, मैं और मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी जातिगत जनगणना कराने के पक्षधर हैं। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के किसानों की जमीन अवाप्त की गई सभापति महोदय, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दूसरी स्टेट के अंदर जो जमीन का मुआवजा दिया गया वो राजस्थान के अंदर बहुत कम था। जब हम गडकरी जी से, मैंने 1 मिनट समाप्त करूंगा, गडकरी जी से हम इस मामले के अंदर मिले, उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार नहीं कर रही है। अब जो राजस्थान में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, आप उन किसानों को जिनकी जमीन आपने अवाप्त की, बेघर हो गए, उनकी सस्ती कीमत में उनको दुगनी तिगनी रेट से पंजाब हरियाणा की तर्ज पे 1 मिनट उनको मुआवजा आप राजस्थान के किसानों को भारतमाला की जो जमीन हुई है उसके अंदर दें। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से सभी केंद्रीय कर्मियों को ओल्ड पेंशन योजना लाभान्वित करने के कदम उठाए जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में बोई जाने वाली विश्वविख्यात पान मेथी को मसाला कमोडिटी में शामिल करते हुए जीआई टैग दिया जाए। राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ तथा उदयपुर व जयपुर हवाई अड्डे घरेलू उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाए। समझ 1 मिनट इम्तियाज जलील, एक मिनट लास्ट अंत में 1 मिनट साहब, एक मिनट आप बैठे 1 मिनट तो दो मेरे। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जब तक हम नीति निर्माण में किसानों, गरीबों और मजदूरों को नहीं शामिल करेंगे तब तक इस देश में सही मायनों में अमृतकाल नहीं हो पाएगा। समझ महोदय, जलील जी 1 मिनट समाप्त कर रहा हूँ साहब, एक लास्ट पैराग्राफ हो गए ना। देखिए, किसान आंदोलन के समय सरकार ने किसानों के साथ जो समझौता उसके अंदर ये बात करी थी जलील जी, किसानों की सारी मांगे मानी जाएगी। दुर्भाग्य से आज तक उस बात को मांग रहेगी कि किसानों की सारी मांगे मान के उस समझौते की क्रियान्वित सरकार करे।